हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर। चल रहा है अभी बिलियन। ठीक है, और इस चैप्टर में ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले की अभी तक की जो वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखी हैं तो पहले कृपया उन वीडियोज़ को देख लें, तब आपको ये वाला लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज इस लेक्चर में दोस्तों हम राउल्ट का नियम कराने वाले हैं। तो राउल्ट के नियम को कराने से पहले उसमें जो जानकारी हमें चाहिए, जरूरी जानकारियाँ हैं, वो हमने यहाँ पर लिख के रखनी है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमसे पूछता है कि बाष्पदाब क्या है। क्या पूछते हैं? बाष्पदाब क्या है। तो बाष्पदाब की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मान लीजिए आप किसी भी द्रव को एक बंद कंटेनर में बंद कर देते हैं, किसी कंटेनर में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसमें क्या कुछ ताप देते हैं, कुछ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने पर जो द्रव होता है ना, जो द्रव है, उस द्रव की भाप बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी वाष्प बननी स्टार्ट हो जाती है। और वाष्प के कणों द्वारा इस कंटेनर की सतह पर लगाया गया जो दाब होता है वही बाष्पदाब कहलाता है। ठीक है, तो बाष्पदाब की एक तो सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। लेकिन आप क्योंकि आप इंटर क्लास में हैं, तो इंटर क्लास में आपको अपनी जो है डेफिनेशन इस तरीके से ही याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, किसी ताप पर कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर जिस पर जो द्रव क्या है उबलने लगे, यानी भाप अवस्था में बदलने लगे, उस टेम्परेचर पर, उसी को आप निश्चित ताप बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, फिर से बता रहा हूँ, द्रव एवं इसकी जो भाप है उसके मध्य एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम किसी द्रव को टेम्परेचर देके उसे हमने वाष्पित कर दिया, और वाष्प बनते बनते एक समय ऐसा हुआ कि जो वाष्प है वो सब कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कंटेनर की सतह पर इकट्ठी हो जाएगी। और कंटेनर की सतह पर वाष्प के इकट्ठा होने पर कंटेनर की सतह पर जो वाष्प है, एक समय ऐसा आएगा कि इस पर जितनी वाष्प जम सकती थी वो जम गई, लेकिन उसके बाद अब जो भी वाष्प जमेगी वो पुनः द्रव में बदलने लगेगी, पुनः बूंदों के रूप में नीचे इस द्रव में फिर से गिरने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ बता रहा हूँ, ये गिरने वाली मान लो, और ये आप क्या मान लो, वाष्प है जो द्रव की सतह पर दाब लगा रही है। इस अवस्था में इस द्रव के कणों द्वारा इसकी सतह पर जो भी इस द्रव की जो वाष्प द्वारा इसकी सतह पर जो भी दाब लगाया जा रहा है वही बाष्पदाब होगा। यही मेरा यहाँ पर बताने का मतलब है। किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था समझ रहे हैं? जब वाष्प जितनी बन रही है उतनी ही ऊपर से वो द्रव अवस्था में बदलकर नीचे गिर रही है। ठीक है, ऐसी अवस्था में, साम्य अवस्था में वाष्प का दाब ही जो है वो द्रव का बाष्पदाब कहलाता है। फिर से कहते हैं, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प का दाब ही द्रव का बाष्पदाब कहलाता है। ठीक है, इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं आप लोग, जो कि मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख रखी है। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद ही रहनी चाहिए। ये मान लीजिए, तो मैंने किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति क्या होती है? ब्राउनी गति देखिए ये होती है, इस तरह की गति, तो मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए जिगजैग वाली जो गति होती है उसे कहते हैं ब्राउनी गति। जिगजैग वाली जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। तो मान लीजिए अगर कोई कंटेनर आपके पास में है इस तरह का, और इसमें द्रव भरा हुआ है, तो इस कंटेनर के जो अणु होंगे वो ब्राउनी गति करने के लिए, ब्राउनी गति करते हुए ऐसा नहीं है कि केवल सतह पर जो भी सतह होंगी, इन सभी सतहों पर क्या लगाएंगे? कोई दाब आरोपित करेंगे। इन सभी सतहों पर क्या आरोपित करेंगे? कोई ना कोई दाब आरोपित करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ऊपर वाली सतह के लिए ले रहे हैं, तो द्रव की सतह है, इसे हम स्वतंत्र सतह बोलेंगे। तो स्वतंत्र सतह पर ये द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प अवस्था में बदलने के लिए, ब्राउनी गति करते हैं, और ब्राउनी गति करते हुए द्रव की स्वतंत्र सतह पर जो भी दाब लगाते हैं उसे द्रव की बाष्पदाब कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए, फिर से मैंने बताया अभी, वाष्प में बदलने के लिए क्या गति करते हैं? ब्राउनी गति करते हैं। ठीक है, वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। दाब को देखिए हम प्रेशर से शो करेंगे। ठीक है, दाब को कैसे शो करेंगे? प्रेशर यानी पी से एक दाब आरोपित करते हैं, जिसे उस द्रव का बाष्पदाब कहते हैं। यहाँ से एक कंडीशन आ जाती है कि यदि ऐसा करते हैं, अभी तो देखो द्रव को कोई टेम्परेचर भी नहीं दिया गया, बिना टेम्परेचर भी ब्राउनी गति करने का प्रयत्न करते हैं। तो अब मान लो कि आपके मन में ख्याल आया कि हमने किसी उसमें अगर द्रव रख दिया किसी भी कंटेनर में और उसे बंद भी नहीं किया,
या किसी भी बर्तन बंद भी नहीं किया और उसमें द्रव रख दिया, तो द्रव के अणु जो हैं वो क्या करेंगे, बाष्प अवस्था में बदलने के लिए ब्राउनी गति करेंगे, और ब्राउनी गति करने के साथ साथ इस पर क्या लगाएंगे, कोई प्रेशर लगाएंगे, और जब प्रेशर लगाएंगे तो वो तो सारे के सारे अणु बाष्प में बदल जाने चाहिए। भाई सबके सब अगर यही कोशिश कर रहे हैं और मतलब द्रव अवस्था में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सब बाष्प में बदलाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस कंटेनर में कोई बाष्प दाब रहेगी ही नहीं, कोई बाष्प दाब रहेगी ही नहीं। ऐसे मान के चलिए जैसे यहाँ से सारा का सारा जो है द्रव उड़ जाएगा, बाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो जो भी नदी, तालाब, झरने या फिर जिनकी आप डैम वगैरह होते हैं इनकी बात कर रहे हो, इसके अंदर अगर जो भी द्रव या जल भरा हुआ है तो वो सब क्या बन के उड़ जाएगा भाई, बाष्प बन के किस में उड़ जाएगा, वायुमंडल में उड़ जाएगा। बाष्प बन के किस में उड़ जाएगा, वायुमंडल में उड़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, रीजन क्या है, रीजन एक ही है, ये जो बाष्प दाब लगा रहे हैं ना, इस बाष्प दाब के अगेंस्ट एक दाब और काम करता है जिसे आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक यूनिट, यानी कि वायुमंडलीय दाब, जिसके लिए मैंने नोट में लिख दिया है बाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु पूर्ण रूप से बाष्प में नहीं बदल पाते। रीजन क्या है, इसका केवल एक ही रीजन है कि ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक यूनिट लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक मास यूनिट, ठीक है। तो जो लग रहा है इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और ये वायुमंडलीय दाब इस संसार में रहने वाले हर किसी व्यक्ति पर लगता है, ये वायुमंडलीय दाब हर किसी व्यक्ति पर, हर किसी चीज पर लगता है। तो जैसे ये वायुमंडलीय दाब लग रहा है तो वो वायुमंडलीय दाब इस बाष्प दाब का विरोध करता है। ये वायुमंडलीय दाब नीचे से जो जल वगैरह या फिर जो भी द्रव है उसके बाष्प दाब पर क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। उसके विरोध करने के कारण ही इसके सारे के सारे अणु जो है बाष्प अवस्था में नहीं बदल पाते हैं, और इसी कारण से ये जो है वो बाष्प अवस्था में बदलने से रह जाता है। अब आगे बच्चे ये कहेंगे सर बिना टेम्परेचर के कैसे हो सकता है, ये काम जो है वो बिना टेम्परेचर के कैसे हो सकता है। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो वायु होती है वो नमी वाली हो जाती है, नमी वाली वायु, मतलब बहुत ज़्यादा नमी वाली वायु में क्या होता है, नमी वाली वायु में जो भी जल या जो भी जल के अणु होते हैं वो बाष्प बनकर वायु में मिल जाते हैं। क्या करते हैं, बाष्प बन के वायु में मिल जाते हैं, जिससे वायु में क्या आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है। वायु में क्या आ जाती है, आर्द्रता। उसी के रीजन से ही अब बताओ वहाँ पर तो आपने कोई टेम्परेचर दिया ही नहीं, वहाँ पर तो कोई आपने टेम्परेचर दिया नहीं, वो किस पे चला था, एनटीपी पर, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पर भी आप लिख लेना एनटीपी पर बाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु जो है पूर्ण रूप से बाष्प में नहीं बदल पाते हैं। इसका केवल और केवल एक ही रीजन होता है कि उन पर लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो बाष्प दाब का क्या करता है, विरोध करता है। लगने वाला वायुमंडलीय दाब बाष्प दाब का विरोध करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे राहुल का नियम। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। आप सोच रहे हैं मैंने अभी कहा था राहुल का नियम, तो पहले इसे सीख लें उसके बाद और सीख लेंगे, ठीक है। तो बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक जो है आपको पता होने चाहिए। यदि मान लीजिए किसी भी द्रव की जो श्यानता है या फिर जो अगर जो भी विलयन है वो कैसे होनी चाहिए, तनु होनी चाहिए। विलयन कैसे होनी चाहिए, तनु। यदि विलयन जो तनु है, यदि विलयन क्या है, तनु है, तो उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो बहुत क्या हो जाएगा, कम। तनु विलयन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं है। अब गाढ़े नहीं है मतलब पतला है, कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा पतला है, तो जब पतला है तो उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल का देखेंगे, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, देखिए कम के लिए मैं ये वाले चित्र से दिखाऊंगा, ठीक है, ये ज़्यादा के लिए इससे दिखाऊंगा और कम के लिए इससे दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप समझिए अगर यदि आकर्षण बल ज़्यादा है तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन, तो अगर तनु विलयन है तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, अब यहाँ विलयन के लिए द्रव के लिए, तनु द्रव के लिए, तनु द्रवीय विलयन लिख लो। अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और यदि आकर्षण बल कम है, और यदि आकर्षण बल कम है तो बाष्प दाब पे देखिए कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। आकर्षण बल कम होगा तो उनके अंदर जो आकर्षण बल कम है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा,
चलने की जो ऊर्जा है, एक दूसरे से अलग अलग जाने की, ब्राउन गति करने की, तो जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी को मैं दिखा दे रहा हूँ के ई से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन में जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा तेज टक्करें मारेंगे, सतह पर क्या मारेंगे, ज़्यादा तेज टक्करें मारेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे सतह पर, सतह पर टक्करें कैसी करेंगे, टक्करें कैसी होंगी उनकी, तेज, ठीक है। तो जब सतह पर टक्करें तेज होंगी तो टक्करें तेज होने का मतलब है कि सतह पर दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा। कहने का मतलब आप किसी में हल्के से इस तरह से हाथ रख रहे हो तो दबाव कम पड़ रहा है, और जोर से हाथ मारोगे तो क्या पड़ेगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर टक्कर तेज होगी तो दबाव भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दबाव को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर यानी पी से शो कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तब टक्करें तेज हो जाएंगी जिस कारण से क्या हो जाएगा, पी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने अनुसार लिख लेना हिंदी में, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होगा जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सतह पर टक्करें भी क्या हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह पर जो टक्करें हैं वो कैसे हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। और जब टक्करें तेज होंगी तो इसका मतलब क्या है, वाष्प दाब बढ़ेगा। पी को क्या मानना है, वाष्प दाब, पी को क्या मानना है, वाष्प दाब, तो वाष्प दाब बढ़ेगा। अच्छा, यदि इसका उल्टा भी सही होगा, ठीक है, इसका उल्टा भी सही होगा। उल्टा भी सही होने का मतलब मेरा ये है कि अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा हो, ये लिख लीजिए, देखिए, अर्थात आकर्षण बल ज़्यादा है, आकर्षण बल ज़्यादा है, आकर्षण बल ज़्यादा है, आकर्षण बल का मतलब क्या हो गया भाई, तो जो बंधने की क्षमता है उनके अंदर वो ज़्यादा है। अब जब आकर्षण बल ज़्यादा है यानी कि प्रेम इनके अंदर ज़्यादा है तो एक दूसरे को छोड़कर जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो उतनी जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर रही होगी, क्योंकि आप मान लीजिए आकर्षण बल ज़्यादा भी है तो इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरी तरह से बांध के रखा, ठोस की तरह नहीं है, ठीक है तो द्रव का ही। तो के ई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, तो सतह पर टक्करें कैसी लगेंगी, सतह पर टक्करें धीरे से लगेंगी। और जब सतह पर टक्करें धीरे से लगेंगी तो इस कंडीशन में तब जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, वाष्प दाब पर प्रभाव पड़ रहा है अणुओं के मध्य आकर्षण बल का। यदि आकर्षण बल कम हुआ तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा, यदि आकर्षण बल अधिक हुआ तो वाष्प दाब कम होगा। एक कंडीशन और भी है, यदि काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो वाष्प दाब भी कम होगा। यहाँ पर भी अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बातें बताओ आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, बस यही इफेक्ट थे। अब मैं आपको अगर ये बातें समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है आपको करने के लिए। पेट्रोल तथा शहद दोनों में किसका वाष्प दाब अधिक होगा, किसका वाष्प दाब अधिक होगा, पेट्रोल तथा शहद दोनों में किसका वाष्प दाब अधिक होगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक बात और बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर का ताप का प्रभाव कैसा होगा इस पर, ताप का प्रभाव। और ये क्या था भाई, ये था जो बात दाब का जो प्रभाव था वो किसके ऊपर था, नेचर ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड, ठीक है, किस पर था ये, नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति पर, द्रव की प्रकृति पर। ये क्या है, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए ताप का प्रभाव, यदि आपने ताप बढ़ा दिया, क्या किया, ताप बढ़ा दिया,
यदि आपने ताप बढ़ा देंगे तो जो द्रव के अणु हैं उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो के है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव की जो श्यानता है वो घटती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन घटता है। तो अगर उसका गाढ़ापन घटेगा इसका मतलब उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा भाई। ताप बढ़ाने पर आकर्षण बल, अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा। और यदि अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, के ई बढ़ जाएगी। देखिए ताप बढ़ाने पर आकर्षण बल कम होगा, के ई बढ़ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई, दाब भी बढ़ जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं भाई टकरे कैसे हो जाएंगी, तेज। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टकरे सतह पर कैसे लगेंगे, तेज। टकरे तेज हो जाएंगी, इसलिए तो ताप यानी वाष्प दाब पी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर आकर्षण बल घटता है, के ई बढ़ती है, टक्कर तेज हो जाती है, जिस कारण से वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। ये इतनी सी बात थी इफेक्ट करने वाली। आपको इन्हें हिंदी में लिखना है। आप लिखेंगे यदि किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, जिस कारण से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो टक्कर होती है अणुओं की वो द्रव की सतह पर तेज होने लगती हैं और टक्कर तेज होने के कारण से द्रव का जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। और अब हम सीखेंगे राउल का नियम और इसे इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे और सभी बच्चे इसे एक ही बार में याद भी कर लेंगे। वैसे तो मैं आपको याद ही करवा दूंगा साथ ही साथ में, ठीक है। चलिए, उसे याद कराने के लिए मुझे ना थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक टैंक है या कोई बर्तन है और उस बर्तन के अंदर दो द्रव है। इस बर्तन के अंदर कितने हैं, दो द्रव, पी मतलब ए और बी, ए और बी। अब हम इन दोनों द्रवों के यानी कि जो दो घटक हैं वो द्रव्य रूप में, कैसे रूप में, द्रव्य रूप में, द्रव। इसकी मैं कहानी बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये एक द्रव है तो इसका जो वाष्प दाब है उसे मैं बोलूँगा पी ए और जो द्रव बी है उसके वाष्प दाब को बोलूँगा पी वी, यानी कि आंशिक वाष्प दाब को क्या बोलूँगा, पी ए। द्रव ए के आंशिक वाष्प दाब को पी ए और द्रव बी के आंशिक वाष्प दाब को क्या बोलेंगे हम, पी वी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। और अगर मुझे इसका टोटल वाष्प दाब निकालना हो पी, टोटल वाष्प दाब को क्या मान लेना पी, तो वो होगा पी ए प्लस पी बी। टोटल वाष्प दाब अगर मुझे निकालना हो किसी द्रव का तो पहले मैं क्या करूँगा भाई, पहले वाले द्रव का वाष्प दाब निकालूंगा, फिर दूसरे वाले वाष्प दाब निकालूंगा और फिर दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा और जोड़ने पर मुझे टोटल वाष्प दाब मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी भी विलयन में तीन घटक हैं वो भी द्रव्य अवस्था में, तो उस पर भी यही कंडीशन काम करेगी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और पहले वो बता दे रहा हूँ आपको राउल का नियम। ठीक है, चलिए, अब इतनी सी बातें थी जो आपको समझानी थी। उसके बाद में देखिए राउल का नियम बहुत आसान हो जाएगा आपको। राउल का नियम, राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ लगता किस पे, ये बातें यहां पर लिख लेंगे। केवल द्रव मतलब ऐसे विलयनों पर लगता है जिसमें जो है सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, और जो है विलेय और विलायक दोनों क्या होने चाहिए, द्रव होने चाहिए, उन पर लगता है इसका नियम। ठीक है, राउल का नियम। तो देखिए राउल के नियम को समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कंटेनर और उसमें कितने हैं, दो द्रव हैं, तो दो हो या तीन हो, इसके लिए एक आसान तरीका है कि भाई किसी भी निश्चित ताप पर कोई भी टेम्परेचर आप निश्चित कर दीजिए। ठीक है, किसी भी निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का, दो द्रव वगैरह नहीं बोला मैं, किसी भी निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है।
ठीक है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें दो द्रव हैं ए तथा बी, दो द्रव हैं ए तथा बी। तो इसके लिए हम कैसे इसको मतलब कैसे लगाएंगे, इस पर कैसे शो करेंगे। तो देखिए द्रव का आंशिक वाष्प दाब मैंने क्या बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले, द्रव के आंशिक वाष्प दाब को मैंने बोला था PA। क्या बोला था? PA। तो हम बता सकते हैं जो PA है इनकी द्रव A का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके? द्रव A के मोल अंश के। इसीलिए बोला है इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव की मतलब A का A के साथ, B का B के साथ। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा भाई PV इज इक्वल टू हो जाएगा XB, यानी कि ये मोल अंश है। ठीक है, ये B के मोल अंश हो गए और ये A के मोल अंश हो गए। एक बात और, अगर इम्प्लाइज दैट हम करें यहाँ से तो PA इज इक्वल टू आ जाएगा PA नॉट XA और यहीं से PV इज इक्वल टू आ जाएगा PV नॉट, छोटी सी बिंदी लगा लेंगे, नॉट XB। जब ये नॉट लगा हुआ होता है ना तो इसे कहते हैं शुद्ध वाष्प दाब। क्या कहते हैं? शुद्ध वाष्प दाब। तो शुद्ध वाष्प दाब का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में केवल अभी एक ही द्रव है A। इस अवस्था में इस द्रव का जो शुद्ध वाष्प दाब होगा वो होगा PA नॉट। क्या होगा? PA नॉट। ये वो शुद्ध वाष्प दाब है। ऐसे ही अगर B होगा तो B के लिए क्या जाएगा? PV नॉट, शुद्ध वाष्प दाब। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप ये हो गया। इनको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो अगर हमें कुल वाष्प दाब इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारे लिए भाई? P इज इक्वल टू हो जाएगा PA, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोनों का निकालना है तो क्या आएगा? PA प्लस PV। अच्छा यहाँ पर दोनों लिख लो आप, क्या क्या है? A तथा B है। ठीक है, तो लिख लो क्या हो जाएगा? P बराबर, इस PA की वैल्यू लगाएंगे समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। समीकरण 1 से PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PA नॉट XA प्लस PV नॉट XB। ये यहाँ से आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसी से हम धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन निकालेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन भी निकालेंगे। ठीक है, और इसी से हम जो है ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए तो इतना ही। कल हम इसका ग्राफ वगैरह सब करके देखेंगे। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ लिख दीजिएगा किससे आ गया ये? समीकरण 1 व 2 से। और ये कंटेनर भी लो, A प्लस B, दो द्रव है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आराम से वो तैयारियां कर सकें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।